नमस्कार साथियों, मैं इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको हिंदी की चर्चा की थी, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। इसमें मैंने 2 नंबर तक रचना के आधार पर और मात्रा के आधार पर पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ भी देख लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होता है लघु, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। लघु स्वर को हम मूल या छोटे स्वर भी कहते हैं। इसमें हमें बोलने में आसानी होती है, छोटे स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ और इसी वाला रे। ठीक, दीर्घ स्वर में इससे थोड़ा बड़ा होता है, लघु से बड़ा स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी और बड़ा उ। ठीक, अब है संयुक्त स्वर। क्या संयुक्त स्वर हैं? तो संयुक्त स्वर होता है कि 2 स्वरों से मिलकर बना स्वर अपना संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे आ प्लस ई मिलकर बना है ए आया है, आ प्लस ए आई आया है, आई। तो इस प्रकार से हम ना ओ और आओ, मतलब स्वर और स्वर को मिला करके जो दूसरा स्वर बने, तीसरा स्वर, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा मात्रा उच्चारण के काल के आधार पर। अब यह है कि उच्चारण काल, तो स्वरों को उच्चारण करते समय पहचानना कि ये कौन सा स्वर है। इसे हमारा दिया पे है लघु स्वर। इनमें बोलने में आसानी होती है, एक मात्रा के होते हैं, जैसे आ, ई, उ, रे। ये हमारे एक मात्रक स्वर हैं। ठीक, अब आते हैं दीर्घ स्वर। इसमें क्या होता है? 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। इसमें हमें 2 मात्रक का समय लगता है, 2 मात्रा का। ठीक, अब प्लुत स्वर में क्या होता है? प्लुत स्वर में होता है जैसे 3 मात्राओं का समय लगता है। इसमें क्या 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ओम बोलते हैं तो क्या क्या कहते हैं ओम को? जब ओम बोलते हैं तो ओम, ऐसा तो उच्चारण तीव्र ले जाते हैं उसे, ओम, तो हमें दीर्घ मात्रक स्वर कहलाता है वो। ठीक, अगर किसी भी चीज़ को तेजी से उच्चारण करते हुए बुलाते हैं तो उसे हम प्लुत स्वर में कहते हैं। मतलब किसी स्वर को खींचना, उसको लंबा करना प्लुत स्वर में कहलाता है। ठीक, अब अपना आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब कौन स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से भी बोलते हैं, तालु से भी बोलते हैं, मूर्धा से भी बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं और कंठ से भी बोलते हैं। तो ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण है कि हम कौन स्वर कहाँ से बोलते हैं। ठीक, तो उनको हम देखेंगे कि कौन स्वर कहाँ से बोला जाता है। जैसे हमारा है कंठ। ठीक, कंठ से हम क्या क्या बोलते हैं? आ, जब हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है इसे। ठीक है, तो कंठ से बोलते हैं उसे हम। जैसे हुआ कंठ है तो आ कंठ से बोला जाता है, तालु से ई तालु से बोला जाता है, मूर्धा से ऋषि वाला री, ओष्ठ से आ, उ छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, कंठ तालु से ए आय बोलते हैं और कंठ ओष्ठ से ओ और औ बोलते हैं। ठीक, जैसे अपन एक और बात समझ लेते हैं, जैसे कंठ है। ठीक, तो कंठ है बोलते हैं तो आवाज़ कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ से। जैसे आ जब बोलोगे तो जिन स्वरों का उच्चारण कंठ की भूमिका होती है, जिस स्वर को बोलने में कंठ की महत्ता होती है, उसे हम कंठ स्वर कहते हैं। जैसे आ जब कंठ स्वर हो गए। ठीक, अब है तालु। तालु को समझ लो, तो तालु क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण तालु से होता है। तालु जीव है, जीवा से, तो हमारे तालु कहलाता है।
ठीक से ई और ई है। और मूर्धा, मूर्धा तो मूर्धा क्या है, जिन जिन स्वरों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे हम मूर्ध स्वर कहते हैं, जैसे ऋषि वाला री है। ठीक। और फिर आता है ओष्ठ। तो इसमें इन स्वरों में उच्चारण करते समय ओठ की प्रवृत्ति होती है, ओठ की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण ओठ से बोले जाते हैं। तुम्हारा ऊ बोल के देखेंगे तो ऊ और ओठ चिपकेंगे तो ओठ से निकलते हैं। ठीक। इस प्रकार के कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से निकलें, ऐसे स्वर जो कंठ और तालु दोनों से हों, उच्चारित हों तो वह कंठ तालु कहलाते हैं। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से स्वर उच्चारित होते हैं, तो ओ और आओ। ठीक। अब आगे चलते हैं मुख खोलने के आधार पर। ठीक। अब क्या है, मुख खोलने के आधार पर कि मुख किस प्रकार से खोलते हैं, तो उनके आधार पर भी हमारे ये प्रकार हैं स्वरों के, तो इसको भी देखेंगे। जैसे हमारा पहला है विव्रत। ठीक। अब विव्रत है तो विव्रत क्या कहलाता है जो आपको समझना है। ठीक। विव्रत में क्या होता है, विव्रत में होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा और मुख विमर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक होती है। आसान में जीवा और मुख की विमर की दूरी अधिक होती है, इन्हें हम विव्रत कहते हैं। जैसे आ में मुँह जीवा और मुख का दूरी अधिक होती है, दूरी खुलती है। ठीक। अब आता है अपना अर्थ विव्रत। अब अर्थ विव्रत में क्या होता है ये देखना है। तो अर्थ विव्रत में होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा और मुख विमर के ऊपरी भाग की दूरी विव्रत स्वर की अपेक्षा कम होती है। क्या विव्रत की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, अपने अर्थ विव्रत कहलाते हैं। जैसे आ ए, हम कहते हैं कि आ ए ओ आओ, क्या आओ और ओ। ठीक। ये अपने आते हैं अर्ध विव्रत होते हैं। ठीक। अब आते हैं अर्ध संयुक्त पढ़ लें पहले या फिर संयुक्त पढ़ लें। तो अर्ध संयुक्त संवृत क्या है। ठीक है, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत क्या होता है इसको भी देख लेते हैं कि अर्ध संवृत क्या है। ठीक, ये वाला इसको देखेंगे तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा और मुख विमर के ऊपरी भाग की दूरी संवृत स्वर की अपेक्षा अधिक होती है, यानी जीवा संवृत स्वर के उच्चारण की अपेक्षा थोड़ा कम ऊपर की ओर उठती है, उसे हम अर्ध विव्रत कहते हैं। जैसे ए और ओ, जैसे ए और ओ। ठीक है, ये दो शब्द है अपने। तो अब पढ़ेंगे आगे संवृत। संवृत होता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा बिना किसी प्रकार की लगड़ के ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक, जीवा जो होती है बिना किसी प्रकार की लगड़ के ऊपर उठ जाती है, उसे हम संवृत कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ। ठीक। अब पढ़ेंगे जीवा के आधार पर। क्या, जीवा के आधार पर। जब हम जीवा के आधार पर पढ़ेंगे तो जीवा के आधार पर हमारे होते हैं अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्चिम भाग से। इनको भी देख लेंगे। अग्रभाग क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर तालु की ओर कुछ ऊंचा उठता है परंतु तालु को स्पर्श नहीं करता है। अग्रभाग में क्या होता है, जो जीवा होती है वो तालु की ओर तो उठती है लेकिन तालु को स्पर्श नहीं करती है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक। अब आता है मध्य भाग से। मध्य भाग किससे कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग ऊपर की ओर थोड़ा उठता है इन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ और आ, बड़ा। ठीक है। अब पढ़ेंगे पश्च भाग। कौन सा भाग, पश्च भाग पढ़ेंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कोमल तालु की ओर, क्या, कोमल
तालू की ओर उठकर मुख्य विमर्श से निकलने वाली ध्वनियों को प्रभावित करता है, उसे हम पश्च भाग कहते हैं। पश्च भाग स्वर कहते हैं। जैसे अपना ऊ और आओ जब अपने उदाहरण हुए, इस प्रकार से जब उदाहरण हुए। ठीक, अब पढ़ेंगे ओठों की आकृति के बनने के आधार पर। ठीक, अब ओठों की स्थिति कैसे होती है? वृत्ताकार या गोलाकार या अवृत्ताकार। ठीक, मतलब पहले पढ़ेंगे वृत्ताकार कैसे है, वृत्ताकार स्वर कैसे होते हैं, मतलब ओठों की स्थिति कैसे होती है। तो पहले होती है अपनी वृत्ताकार। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्ताकार होती है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ और ओ। ठीक, और अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों की स्थिति उदासीन बनी रहती है उसे हम अवृत्ताकार कहते हैं। सभी अग्र स्वर इसी श्रेणी में आते हैं, जो अपने अग्रभाग वाले होते हैं सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमें नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वरों का वर्गीकरण हुआ। ठीक, क्या हुआ? स्वरों का वर्गीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको ये स्वरों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। कल मैं आपसे आगे टॉपिक दूसरा लाऊंगा, व्यंजन। हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जी हमारा अभी हम स्वर पढ़ रहे थे, तो हमारा स्वर हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे व्यंजन। यदि स्टूडेंट मेरे वीडियो में को देख रहे हों, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार।